दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम द्वारा लिखित उपन्यास कच्ची सड़क का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। मीना ने एस्प्रो की गोली खाई, सोने की कोशिश की, पर बड़ी उखड़ती सी नींद में खटिया पर पड़ी रही, सो नहीं सकी। जी में आया दिलीप को फ़ोन करें, वह इस वक्त कॉलेज में होगा। पर साथ ही मीना तड़प उठी, यह बात उसे कैसे बताऊंगी? ये मेरी नहीं, माँ की इज्जत की बात है। और मीना को लगा उसकी जबान का एक टुकड़ा हमेशा के लिए गूंगा हो गया था। फिर कानों में कई शब्द छुपने लगे। आखिर वह तुम्हारे पिता हैं, पता नहीं वह और कितने दिन जिएंगे। मीना के घर फ़ोन नहीं था, पर सोचा वहाँ जाने से पहले अगर फ़ोन करूं। ख्याल आया उसे कमरे का नंबर तो पता नहीं था, न उसने पूछा था, न उस लड़की ने बताया था। पर साथ ही सोचा उसकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ नाम ही काफ़ी था। होटल वाले सिर्फ नाम पर फ़ोन मिला देंगे। एक बार मन में आया अगर माँ को सारी बात बता दूं। जितने बरस बीत गए सो बीत गए, क्या पता वह भी एक घड़ी आखिरी घड़ी। और मीना ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। नहीं, उससे यह नहीं हो सकता, यह बहुत मुश्किल है। माँ शायद बिछोह को झेल सकती हैं, पर कोई शर्मिंदगी नहीं झेल पाएंगी। पड़ोस में कौन था? मीना को कुछ बुखार से और ज़्यादा अपने ख्यालों से कांपती सी पड़ोसी के घर चली गई। डायरेक्टरी में होटल का नंबर देखा, पर डायल करते वक्त हाथ रुक गए। ख्याल आया जिसे उम्र के 20 बरस नहीं जाना, अब आज अचानक उसे कैसे जान पाऊंगी। मन में एक उबाल सा भी आया। उसे क्या हक था कि ऐसे अचानक मेरे मन का सुकून छीन लेता। साथ ही यह भी ख्याल आया शायद किसी बीमारी ने उसके मन की शक्ति को तोड़ डाला हो। उंगलियां शायद डायल पर घूमती रही थी। मीना के कान फोन के दूसरी तरफ से आती हुई आवाज से चौंक गए। अशोका होटल। प्लीज गेट मी मिस्टर देसराज मलिक। यह अपनी आवाज भी मीना को अजीब सी लगी। फिर एक खामोशी के बाद एक लड़की की, शायद उसी सेक्रेटरी की आवाज़ के बाद एक धीमी पर मर्दानी आवाज़ आई। और जवाब में जब मीना ने कहा मैं मीना, तो लगा जैसे ये दोनों लफ्ज कहीं बहुत दूर से, बहुत परे से सुनाई दे रहे हैं। उसके होठों में से नहीं। दूसरी ओर की मर्दानी आवाज़, जो शायद बीमारी के कारण कमज़ोर सी थी, एकाएक भर आई। मीना बेटी, मीना बेटी। मीना को लगा यह उस दुनिया की आवाज़ थी जिसे वो जानती नहीं थी। यह अजनबी दुनिया उससे बहुत दूर थी, उससे 20 बरस दूर, कानून से भी दूर, रिश्ते से भी दूर, और पहचान से भी दूर। यह पहला संबंध था जो एक पतले से तार में से गुजरकर कहीं परे जुड़ रहा था, और जो अभी एक झटके से तोड़ा जा सकता था। मीना यह सोचती हुई कुछ देर फोन के माउथ पीस की ओर देखती रही। फिर कानों में कुछ जलने पिघलने का आवाज आई। मीना बेटी, एक बार आजा, एक बार। कब? मीना का माथा गर्म भी था, पर सुन्न सा था। उसे अपनी आवाज़ भी ऐसे दूर से सुनाई दे रही थी जैसे कि दूसरे की हो। उसने अपने आप को कहते सुना, आज नहीं, शायद कल, शायद आज। फोन करके मीना घर लौटी, पर खटिया पर लेटते हुए उसे लगा अब उससे आज खटिया पर से उठा नहीं जाएगा। दोपहर को मीना ने फिर एक बार चाय पी। माँ ने चिंतित होकर माथा छुआ, बदन पर पतली चादर की जगह कंबल उड़ाया और राधा से कहने लगी, यह अचानक लड़की को क्या हो गया, जैसे किसी झपेटे में आ गई हो। राधा ने कंबल में हाथ डालकर मीना के पाँव को छुआ, दबाया और तलुओं को मसला। कहा, इसकी तो खैर है, थोड़ा सा बुखार है, पर मुझे लगता है उसे कुछ न कुछ। अभी मेरी दाईं आँख फड़क रही थी। माँ ने राधा के कंधे को ऐसे झिझोड़ा जैसे वह उस ओर की कोई खबर बताएगी। राधा कह रही थी, शरीर का क्या पता होता है, शायद उसने कोई आखिरी दर्शन मेला करना हो, नहीं तो लड़की के सपने में क्यों दिखाई देता। मीना के बदन से एक जलती हुई सी लकीर गुजर गई। जी में आया चीख कर कहे, माँ, अगर तुम्हें अंतिम दर्शन करने हैं तो अभी अभी जाओ, यहाँ से मुश्किल से 2-4 मील दूर। और मीना के गले से निकलने वाली आवाज़ को उसके माथे में से निकलती एक आवाज़ ने रोक लिया। पहले उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं एक बार उन्हें देख लूं, फिर अगर वो कहेंगे। अंग अंग में थकी हुई मीना को नींद सी आने लगी।
माँ की और राधा की कुछ मिली जुली आवाज़ें उसके कानों में पड़ती रहीं। उनसे कहूँ कहीं से पता करें, पर न पता न ठिकाना। लड़की में उसकी ममता थी। उस जैसे लोग आज के ज़माने में नहीं होते। ये आवाज़ें कुछ देर तक टूटती जोड़ती मीना के कानों में आती रहीं, फिर खत्म हो गई। शायद उसे गहरी नींद आ गई थी। जब जागी गहरी सांस उतर आई थी। मीना चौंक कर उठी। उसे ख्याल आया दिलीप उसके बारे में परेशान होगा, सोचता होगा आज रास्ते में कोई बात ना हो गई हो। और सोच सोच कर उसे एक ही उपाय सूझा कि दिलीप के घर तो फ़ोन नहीं था, पर जहाँ फ्रेंच की क्लास होती थी वहाँ फ़ोन था। अगर वहाँ दिलीप को फ़ोन कर दे। उठी, मुँह धोया और कमरे से बाहर जाने लगी तो माँ जल्दी से आई। उसकी बाँह को छुआ और कहने लगी, अब तो बुखार नहीं लगता, मैं एक फ़ोन कराऊं? कहाँ, जहाँ पढ़ने जाती है? मीना ने हाँ में सिर हिलाया। तो माँ ने कहा, वहाँ से कोई तुझे पूछने आया था। मैंने बता दिया तुझे बुखार है। तुझे जगाने लगी थी और उसने कहा रहने दो, बस खबर ही लेनी थी। मीना फिर खटिया पर लेटते हुए पसीने से भीग सी गई। जी में आया दौड़कर दिलीप के पास जाए, सब कुछ बता दे। उसके पास बैठकर खूब रोए और उसे साथ लेकर एक बार उस आदमी को देखाए जो उसका बदनसीब बाप। इस आखिरी लफ्ज बाप से उसके ख्याल अटक गए, जैसे सामने एक बड़ी सी पत्थर की दीवार आ गई हो। दूसरे दिन सुबह कोई 11 बजे मीना ने माँ को बताया कि अब वह बिल्कुल ठीक है और उसे लाइब्रेरी जाना है। लाइब्रेरी शब्द को चाहे मीना ने मन में नया अर्थ दे दिया। जिंदगी की एक बंद किताब को आज खोल कर देखूंगी। पर तो भी मीना ने माँ के मुंह की तरफ नहीं देखा। उसे झूठ बोलने की आदत नहीं थी। साइकिल निकाली और समूचे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। साइकिल वहीं रख दी, पैदल चली और कुछ दूर जाकर मोड़ से एक स्कूटर ले लिया। कहा अशोका होटल। रेस कोर्स के मैदान में कुछ अंग्रेज बच्चों को हंसते खेलते देखा। ख्याल आया कि उसका अपना बचपन तो शायद कहीं बहुत ही उदास और रीता सा था, पर याद करते हुए भी कोई खास तरह की उदासी और रीतापन याद ना आया। वह हैरानी से ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाली सड़क को देखती रही। पत्थर की एक बहुत बड़ी इमारत में जाते हुए मीना का दिल इतना धड़कने लगा कि स्कूटर के खड़े हो जाने पर भी उतरा न गया। मन में आया स्कूटर वाले को पैसे देने के बजाय कहे चलो वापस चलो। अचानक देखा रॉबर्ट स्कूटर वाले के पास आकर उसे पैसे दे रहा था। मीना स्कूटर में से उतरी। रॉबर्ट हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर मीना को नमस्कार सा कर रहा था। शीशों के बड़े से दरवाजे में से लांघ कर जब मीना ने भीतर के बहुत मोटे और गुदगुदे कालीन पर पांव रखा तो लगा उसके पैरों के नीचे धरती में और धरती से भी नीचे जैसे पाताल में धंसते जा रहे हों। रिसेप्शन से कमरे का नंबर पूछने की जरूरत नहीं थी। रॉबर्ट उसके आगे आगे चलता राह दिखा रहा था। लिफ्ट में जाते हुए चाहे अंदर पूरी रोशनी थी, मीना को लगा जैसे वह गुफा में से गुजर रही हो। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। सामने सजी हुई पर खाली बैठने की जगह थी, शायद मिलने वालों के लिए, इंतजार करने वालों के लिए। रॉबर्ट ने मीना से बैठने के लिए कहा और खुद बाईं ओर बने कमरों के आगे से गुजरता हुआ परे किसी कमरे में इत्तला देने चला गया। मीना सोफे के बाजू से लगकर उसी की लकड़ी की तरह सिकुड़ कर बैठ गई। कुछ देर बाद वही परसों वाली अजनबी लड़की आई, सूफिया, जिसने आज काली स्लैक्स और नीले रंग का पतला सा स्वेटर पहन रखा था। मीना को पहचानने में जरा दिक्कत हुई, पर उसकी परसों वाली नरम सी आवाज़ ने जब उससे कहा मीना जी, तो मीना पहचान गई। वह मीना के पास बैठती हुई कहने लगी, तुम्हें मुबारक हो मीना जी, तुम्हारे पापा जी की बीमारी कल से, जब से उन्होंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है, जैसे पंख लगाकर उड़ गई। बहुत ही फर्क पड़ गया है। मीना को लगा जैसे कल उसने उस बीमारी का हिस्सा बटा लिया हो। सूफिया उठकर मीना को भी उठाती हुई बाएं हाथ की और कई कमरों को लांघती एक कमरे के आगे खड़ी हो गई और हाथ से बंद दरवाजे को खोलकर मीना को अंदर जाने के लिए कह खुद बाहर ही खड़ी रह गई। मीना दरवाजे के पास जा रुक गई। लगा एक चोर दरवाजे में से गुजरकर किसी के घर में दाखिल हो रही थी, पता नहीं किसके घर। पीछे सोफिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सामने शीशे की बड़ी सी खिड़की थी, जिसके खुले हुए पर्दे में से आती धूप
आंखों को चौधिया रही थी। धूप की चमक से मीना की आंखों के आगे एक अंधेरा सा छा गया, पर आंखों को मूंदते और खोलते हुए उसने खिड़की में से नजर हटाकर कमरे में देखा। एक बड़े से पलंग पर कोई लेटा हुआ था। मीना को देखकर कोहनी के सहारे सिर को उठाकर कहने लगा, मीना मेरी बेटी। मीना कांपती सी जैसे उस आवाज का हाथ थामकर पलंग के पास चली गई, पर आंखें भरी हुई सी थी। सामने मुंह अच्छी तरह दिखाई नहीं देता था। सिर्फ इतना लगा कि एक हाथ उसके हाथ को पकड़कर अपने पास करता हुआ अपनी छाती पर रख रहा था। फिर एक आवाज पड़ी कानों में, मीना। मीना निडाल सी पलंग की पट्टी पर बैठ गई। पलंग पर से धीरे धीरे एक आवाज ऊपर उठती और फिर पलंग पर गिर सी पड़ती लगती थी। लगता था तुझे देखे बिना ही मर जाऊंगा। कई बार सोचा था, पर तू छोटी थी, तुझे कैसे बताता, क्या बताता। पर इस बार मेरी बीमारी ने मेरा हौसला तोड़ दिया। तू आ गई, अब मैं अच्छा हो जाऊंगा। और उसने तकिए के नीचे से एक तस्वीर निकालकर मीना को दिखाई। बोला, बस इसे रोज देख कर लेता हूँ। उस दिन मैंने सुबह तुझे खिलाता रहता था। वो दिन तेरा पहला जन्मदिन था। ये मैं तेरे लिए सितारों जड़ा फ्रॉक बड़े शौक से खरीदा था। मीना को यह सब कुछ पता था, वही जो माँ ने बताया था। आंखें भर आए, मुंह से धीरे से निकला, पापा। बस बस इसी आवाज को सुनने के लिए मैं जीवित था। उसने पलंग के साथ लगे हुए बटन को दबाया और कुछ देर बाद अंदर आकर उसकी सेक्रेटरी पूछ रही थी, जी सर। और वो कह रहा था, मेरी बेटी के लिए चाय ले आओ। नहीं चाय नहीं, एप्पल जूस। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। पर मीना की आवाज़ उसकी आवाज़ से दब सी गई। वह कह रहा था, मैं अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दे सका, कुछ भी नहीं। बस मुझे एक ही इकरार दो मीना, कि कभी कभी जब मैं दिल्ली आऊँ, तुम्हें बुलाऊँ तो तुम आ जाओगी। उसने मानो अनुनय से कहा। मीना ने धीरे से सिर हिलाकर हाँ की। उसने फिर कुछ सांस सा रोक कर कहा, दम्मो का क्या हाल है। मीना के पैरों तक एक कपकपी उतर गई। उसकी माँ का नाम दमयंती था और उसके पापा भी उसको कई बार दम्बो कहकर आवाज़ दिया करते थे। ठीक है, मीना ने धीमे से अपने होठ को काटते हुए कहा, पर मुझसे इकरार करो। उसने मीना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, माँ से कुछ न कहना। मैं उसकी बीती हुई जिंदगी का प्रेत हूँ। माँ की कल की हालत मीना का जी किया बता दे, पर लगा अपने मुंह से माँ की बात नहीं की जा सकेगी। बहरा 2 गिलास एप्पल जूस एक ट्रे में रख कर ले आया। पलंग के पास छोटी मेज पर रखवाते हुए सोफिया ने बिल पर दस्तखत किए और एक गिलास मीना को देकर दूसरा पलंग के पास खड़े होकर कहा, सर आप भी ले लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है। सोफिया के जाने के बाद उसने मीना से कहा, बहुत अच्छी लड़की है, मेरा बड़ा ध्यान रखती है, बहुत ट्रेवल करना पड़ता है, हमेशा मेरे साथ रहती है। और अचानक मीना ने पूछा, वह प्रोफेसर दिलीप अच्छा लड़का है ना। मीना ने कुछ हैरानी से सामने देखा, फिर कहा, हाँ। तुम उसके साथ ब्याह करना चाहोगी। मीना ने सिर झुका सा लिया। कब? अभी पता नहीं। वह कुछ देर चुप रहा, सोचता रहा, फिर कहने लगा, सामने अंगीठी पर एक दवाई की शीशी रखी है, मुझे उसमें से एक गोली दे दो। मीना ने उठकर सामने अंगीठी पर से दवा की एक शीशी उठाई। वहाँ एक ही शीशी थी, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं थी। उसमें से उन्नाबी से रंग की एक गोली निकाली और दे दी। उसने एप्पल जूस के घूंट के साथ वो गोली खाते हुए कहा, अपने दिलीप से मेरी बात ना करना। मुझे तो कोई डर नहीं, पर वो तुम्हारी माँ के बारे में न जाने क्या सोचेगा। और फिर क्या पता, फिर वो तुमसे ब्याह करे या ना करे। मीना को दिलीप से अपना भविष्य कहीं टूटता सा लगा। कल से ही मन को सहमा हुआ सा था, और जब यह सब कुछ दिलीप को मालूम होगा, उसकी आंखों में वह पहले सी मीना नहीं रहेगी। मीना घबराई सी उठकर खड़ी हो गई, कहने लगी, अब मैं जाऊं? पर फिर आओगी ना? मीना ने हाँ में सिर हिलाया। उसने तकिए के नीचे से 100 के कुछ नोट निकाले और मीना से कहा, मैं तमाम जिंदगी तुझे कुछ न दे सका। मीना ने हाथ को छू रहे नोटों से हाथ परे कर लिया। मुंह से कुछ घबराहट से निकला, नहीं नहीं। नोटों वाला हाथ उदास सा पीछे हो गया, पर मीना के कानों में एक आवाज जैसे तड़प उठी, ठीक है ना? न मैं दम्मों को कुछ लगता हूँ, न तुम्हारा। मीना का हाथ कुछ घबराकर आगे हुआ
पर उसकी हाथ जैसे हवा में लटक कर रह गई। ना हाथ से नोट पकड़े जा रहे थे, ना हाथ पीछे किए जा रहे थे। जी करता था उस फ्रॉक की तरह आज तुम मेरी खरीदी हुई कोई साड़ी पहनती। मीना ने जवाब में हाथ आगे करके नोटों में से एक नोट ले लिया। यह काफ़ी है। उस आदमी ने पलंग के पास लगे हुए बटन को फिर दबाया। सोफिया दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। उसने कहा, रॉबर्ट से कहो मेरी बेटी को छोड़ आए, एकदम घर तक ना जाए, बाहर ही सड़क पर छोड़ आए। अच्छा सर, सोफिया ने कहा और मीना उसके पीछे चलती हुई होटल के बाहर आ गई।